नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आप सब देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। जैसा कि आप सबों का कमेंट आ रहा था कि सर हमें फिजिक्स के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव कराइए, इसलिए आपकी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके पूरे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बेसिक टू एडवांस पढ़ाने की कोशिश की है। और दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रटेंगे नहीं, बल्कि बेसिक टू एडवांस समझेंगे। रटने से क्या होता है दोस्तों कि एक प्रकार का पढ़ाई बोझ बन जाता है, और पढ़ाई में चाहिए श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा से पढ़ेंगे। अश्रद्धा कब उत्पन्न होगा? जब हम उसके बेसिक को समझेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में सेट हो जाएगा और हम कैसा भी क्वेश्चन कैसे भी पलटा के दे दे, हम उसका सही जवाब देंगे। यदि दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन जाएंगे समय रहते। क्योंकि दोस्तों देखिए, किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए यदि हम पढ़ें तो उसका एक समय होता है कि नहीं, हमें इतना दिन में इस चैप्टर को पढ़ना है। क्योंकि चैप्टर विषय बहुत है, इसलिए समय को मद्देनज़र रखते हुए हमें सभी को टाइम के साथ पढ़ना होता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक, या आपको फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस हो के किसी भी विषय जैसे हिस्ट्री, ये सब है, हिंदी, संस्कृत, मैथ्स, किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत है तो आप बेझिझक कमेंट करें, हम आपके लिए वह वीडियो बनाएंगे। यह हमारे YouTube चैनल का आपको वादा है। क्योंकि कहा दोस्तों कि कोई भी कार्य सिद्धांत से किया जाता है। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, कोई भी कार्य सिद्धांत से किया जाता है, यानी कि कोई भी कार्य करे तो उसमें लगनशील रहें, मेहनतशील रहें। इसलिए कोई भी कार्य को शुरू आगाज करके अंत तक पहुंचाना होता है। जैसे तो दोस्तों देखिए, आप सब बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। आप दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और बेसिक टू एडवांस ऑब्जेक्टिव सभी को क्लियर करेंगे। लेकिन मैं इससे पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, क्योंकि यह फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर देखिए दोस्तों, किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम को हम देते हैं तो एक रणनीति बनाते हैं कि नहीं, हमें यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तब जाकर हम किसी भी सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को हाथ लगाते हैं। तो आप दोस्तों समझिएगा, जैसे कि आगाज और अंजाम, यानी कि हम पढ़ते तो हैं 365-66 दिन, लेकिन हमें एक दिन जाकर मात्र 3 घंटा में जाकर एग्ज़ाम देना रहता है। और वो 3 घंटा इतना क्रूशियल होता है कि वही हमारे 365-66 दिन के मेहनत का फल दिलाता है। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल पे पढ़िए, क्योंकि हम सिर्फ आगाज़ नहीं करते, हम किसी भी कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप यह जानेंगे कि नहीं, यूट्यूब चैनल आपके ही सहयोग से यह है। आपका सहयोग रहा तो यूट्यूब चैनल और विकास करेगा। और देखिए दोस्तों, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, यानी कि यह इसको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आप सभी का हित है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो ज़रूर आपका कुछ हित है, और इसको जब और लोग देखेंगे तो उनका भी हित है। यानी पढ़ाई को बांटने से बढ़ता है। तो दोस्तों आइए हम इसके वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसे आज हम दोस्तों जानेंगे। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो
दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि कन्फ्यूज़न नहीं रखिए और रटिए मत किसी चीज़ को रटने से क्या होता है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किसी चीज़ को रटने से होता है कि किसी भी चीज़ को रटने से होता है कि वह हम पे बोझ बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? बोझ बन जाता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फुल्ली बेसिक टू एडवांस समझना है। तो आइए दोस्तों, हम आज प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को कवर करेंगे और इसके VVI ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे। यदि आपको किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक का वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी कहता है लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है। देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी बोला था, जब तक बेसिक टू एडवांस या कॉन्सेप्ट को बेसिक टू एडवांस में पढ़ाऊंगा और कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव भी गलत कभी कभी हो जाते हैं। तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रक है, यानी कि यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, अथवा लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। यानी कि जब हमारा बेसिक ठीक रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि दोनों क्वेश्चन है, बात एक ही कर रहा है, लेकिन बेसिक ठीक रहेगा तो हम ये समझ जाएंगे। तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रक क्या है दोस्तों? तो लेंस की आवर्धन का SI मात्रक, तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये क्या होते हैं? तो इसका सही पहला ऑप्शन है मीटर, दूसरा है सेंटीमीटर, सी है मिलीमीटर, डी है मात्रक पेन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मात्रक पेन। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। आगे की ओर आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है दोस्तों? तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। जैसे आपका ऑप्शन दिया है ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी ए एवं बी दोनों, बी शून्य। देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत होते हैं कि ए और बी है तो ए बी मार देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। तो तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों कि आप इसे समझ चुके होंगे। तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, तीसरा नंबर। और दोस्तों देखिए, हमने इस नोट्स को हमने आंसर की टाइप से बनाया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। और दोस्तों देखिए, मैं बोला कि जब तक हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। यानी कि कॉन्सेप्ट को यदि हम समझ गए, यदि देखिए दोस्तों, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझकर यदि हम उसे बनाएं और उसका आंसर मिल जाए तब वो हुआ कन्फर्मेशन। लेकिन किसी भी आंसर को देख के लिख दिए तो वो हो गया छापना यानी चीट करना। इसलिए पढ़ाई के साथ सदैव निष्पक्षता रखनी चाहिए। क्योंकि पढ़ाई ही, ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति के पास रहता है, कोई इसे छीन नहीं सकता। कहा दौलत, शोहरत, सीरत, ये 3 चीज़ के लिए लोग भाग रहे हैं आज, लेकिन यह आते जाते रहता है। लेकिन ज्ञान जो है वो अपने मेहनत, अपने कर्म से प्राप्त होता है और इसे कोई नहीं छीन सकता। तो तीसरे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछे तो डायोप्टर, और लेंस की आवर्धन का SI मात्रक पूछे तो क्या होगा दोस्तों? मात्रक विहीन। यानी कि आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, निम्न में कौन सी लेंस की क्षमता का SI मात्रक है? तो डायोप्टर। चौथे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। चौथा नंबर प्रश्न अभी सबका कह रहा है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ए ऑप्शन है अवतल लेंस, बी ऑप्शन है उत्तल लेंस, सी ऑप्शन है समतल अवतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। यानी कि निम्न में किस लेंस की
फोकस दूरी धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस। इसे आपको याद रखना है दोस्तों। आगे की ओर आते हैं दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए दोस्तों, हमने ऐसे क्वेश्चन को सजेस्टेड किया है जो परीक्षा में पूछा गया है, जो पूछने वाला है, जो पूछा जा सकता है या कहिए कि पूछेगा ही, क्योंकि ये देखिए दोस्तों सिलेबस एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है, क्वेश्चन एक ही आता है, बस पलट देता है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सभी आपका सही होगा। और आप भी, और दोस्तों आप चाहे तो हमारे चैनल से आप अच्छे अच्छे वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों 5वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 5वां नंबर प्रश्न, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है मुख्य फोकस, बी ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, सी ऑप्शन है प्रधान अक्ष, डी ऑप्शन है गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक। 6ठे नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन वीवीआई है, ये क्वेश्चन वीवीआई है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई, मोस्ट वीवीआई, इसे आप याद कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि कोई शब्दकोश है, उसके छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे। यानी कि आपको फोकस दूरी दे दिया है और बता दिया है कि ये लेंस उत्तल लेंस, अवतल लेंस दे दिया है। तो आपको कौन सा प्रयुक्त होता है शब्द को छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। तो पहला दिया है 5 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, बी ऑप्शन दिया है 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, सी ऑप्शन दिया है 50 cm फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, डी दिया है 50 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर प्रश्न, बी नंबर ऑप्शन, 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। इसे आपको दोस्तों याद रखना है, यह मोस्ट वीवीआई है। और दोस्तों हमारा जो नेत्र है किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। किस लेंस की भांति कार्य करता है, तो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। और उत्तल लेंस में वस्तु वास्तविक तथा आभासी, वास्तविक तथा कैसे प्राप्त होते हैं, तो वास्तविक तथा आभासी उल्टा प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, वास्तविक तथा उल्टा। तो आगे की ओर दोस्तों देखते हैं हम। 7वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, यह 2022 में आया है, 2011 में आया है, मतलब सब सजेस्टेड क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन दिया है समतल दर्पण, समतल, बी है उत्तल, सी है अवतल, डी है कोई नहीं। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा उत्तल। 8वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का चाल वेग न्यूनतम किस चीज़ में होता है, तो ए है निर्वात, बी है जल में, सी है वायु में, डी है कांच में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कांच में। दोस्तों यह भी क्वेश्चन 8 नंबर वीवीआई है, इसे आप याद कर लीजिएगा। आगे की ओर आते हैं दोस्तों। 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 9वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, जैसा कि दोस्तों मैंने बोला कि हमारा आँख फोटोग्राफी कैमरा की तरह कार्य करता है। कैसा कार्य करता है, तो फोटोग्राफी कैमरा की तरह कार्य करता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ए दिया है उत्तल लेंस, बी दिया है अवतल लेंस, सी दिया है उत्तल दर्पण, डी दिया है अवतल दर्पण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। कैसा हो जाएगा, उत्तल लेंस। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों 10वें नंबर प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है
किसी दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका डी, या तो समतल अथवा उत्तल, या तो समतल अथवा उत्तल। आई होप दोस्तों कि आप इसे समझ चुके होंगे। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 11वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है। 11वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्न में कौन किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? यानी कि ऑप्शन दिया है, आपको बताना है कि किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, बी है कांच की समांतर सिल्ली या पट्टिका, सी है उत्तल लेंस, डी है कांच की प्लेट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उत्तल लेंस। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया। 12वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है। 12वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि किसी बिंदु, यानी कोई बिंदु है, कोई बिंदु वस्तु है, वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से परावर्तित, यानी कि वह आपतित होकर अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ए ऑप्शन है लेंस की फोकस, बी ऑप्शन है लेंस की वक्रता त्रिज्या, सी ऑप्शन है प्रतिबिंब बिंदु, डी है लेंस का प्रकाश केंद्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का लेंस का फोकस। क्या हो जाएगा दोस्तों? लेंस का फोकस। 13वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 13वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है। कितना है? यानी कि कोई गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 cm है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। यानी कि आपको बताना है कि किस दर्पण और किस लेंस में किस दर्पण और किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यहाँ आ गया कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट से ही सब चीज़ होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का ए, दोनों अवतल, यानी दर्पण में भी अवतल और लेंस में भी अवतल। तो आगे की ओर आते हैं दोस्तों 14वें नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है 14वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 14वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या, यह दोस्तों मोस्ट वीवीआई है। यह क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। यह क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट वीवीआई है, आप इसे याद कर लीजिएगा। यह मोस्ट वीवीआई है यह क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आप सभी से कह रहा है एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। यानी कि पारदर्शी गोलीय कवच है जिसकी त्रिज्या 20 cm और भीतरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो कैसा व्यवहार करेगा?
ए ऑप्शन है उत्तल लेंस की भांति, बी ऑप्शन है प्रिज्म की भांति, सी ऑप्शन है समांतर पट्टिका की भांति, डी ऑप्शन है अवतल लेंस की भांति। तो इसे आपको याद रखना है दोस्तों, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति। आई होप दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे। यहाँ तक हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह कितने बार पूछा गया है? 15 नंबर प्रश्न 21, 2020, 2015, 2015, 2015, 2012, यानी कि यह सब जो जो हर बार पूछा जाता है वैसा प्रश्न है। इसलिए दोस्तों आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह हर बार पूछे जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों? यह तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों? आप चाहे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं दोस्तों। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। लेकिन मैं बता देता हूँ, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। कितने नियम है? तो 2 नियम है। आप इसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा दोस्तों। और मैं जैसे बताया कि आपको किसी विषय के किसी भी टॉपिक पे दिक्कत हो तो आप बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर हमें इस विषय के इस टॉपिक पे दिक्कत है। हम आपके लिए उसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे और आपको बेसिक टू एडवांस समझाएंगे। तो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, यानी कि अवतल लेंस का जो आवर्धन किसके बराबर होता है? तो a है u/v, b है uv, c है u+v, d है v/u। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? v/u। क्या हो जाएगा दोस्तों? v/u। आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दर्पण सूत्र है। यह दोस्तों यह क्वेश्चन भी हर वर्ष पूछा जाता है, लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कभी कभी माइनस प्लस का चक्कर है दोस्तों। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि परीक्षा जो होता है उसमें लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन फ्रस्ट्रेशन नहीं करना है दोस्तों, अपने संयम से सभी क्वेश्चन को समझना है और उसका जवाब देना है। तो दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र निम्न में कौन है? तो देखिए दोस्तों, दर्पण सूत्र देखिए दोस्तों, ये तो दर्पण सूत्र नहीं हो सकता क्योंकि यह माइनस में है। सी नंबर भी नहीं हो सकता, डी नंबर भी नहीं हो सकता। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 1/v + 1/u बराबर 1/f। दर्पण सूत्र क्या होगा दोस्तों? ए नंबर। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम 18 नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? देखिए दोस्तों, यह मोस्ट वीवीआई और बहुत ही समझने वाला प्रश्न है। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कॉन्सेप्ट। देखिए दोस्तों, आपको कोई क्वेश्चन किसी भी ढंग से पूछ सकता है पलटा के, लेकिन बात सेम है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो बात को हम कैच कर लेंगे। तो अथवा निम्न में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो जैसा कि दोस्तों आप पढ़े होंगे अपवर्तन का नियम, यानी कि अपवर्तनांक का मान किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन ए है sin r/sin i, बी है sin i/sin r, सी है sin i × sin r, डी है sin i + sin r। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों sin i/sin r। तो आई होप दोस्तों कि आप समझ चुके होंगे कि अपवर्तनांक का मान होता है
किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बाय साइन आर। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते ही हम 20 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों। 20 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, यानी कि आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2। कितनी होती है, 2। और दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है दोस्तों, आप इसे कमेंट में बताइएगा हमें। 21 नंबर प्रश्न कर रहा है दोस्तों आप सभी का, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों, तो दो नियम है। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है दोस्तों, तो उसके भी 2 नियम है। तो 22 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 22 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। यानी कि देखिए दोस्तों, ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, यानी यह भी मोस्ट VBI है। तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है, तो दाढ़ी बनाने के लिए हम सब जानते हैं दोस्तों, अवतल दर्पण उपयुक्त है। तो 23 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश, इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि प्रकाशिक माध्यम पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और 2 मार देते हैं, पारदर्शी और अपारदर्शी, जबकि 3 प्रकार के होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 3। यानी कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। यह दोस्तों मोस्ट VBI प्रश्न है। यह समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, यह मोस्ट VBI है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और यह पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो इसे आप याद कर लीजिएगा दोस्तों, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 25 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 25 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। यानी वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, सी समान। यानी कि निर्वात है, प्रकाश गमन कर रहा है, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वायु और निर्वात, जहाँ कुछ नहीं है और वायु, यानी कि दोनों का जो चाल होगा प्रकाश का, उसका जो चाल होगा दोनों माध्यमों में समान होगा। तो आगे की ओर दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आप 25 नंबर प्रश्न को समझ चुके होंगे। 26 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 26 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 26 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। यानी कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो इसे आपको बताना है। तो इसका ए ऑप्शन है जल, बी है कांच, सी है पीतल, डी है कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों, जल जो है वह लेंस बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, कांच भी लाया जाता है, लेकिन पीतल नहीं लाया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सी। और दोस्तों एक पारा भी होता है ऑप्शन में, कभी कभी पारा आ जाता है कि निम्न में कौन सा लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यदि पारा रहे तो पारा मारिएगा, पीतल रहे पीतल मारिएगा, या मिट्टी रहे तो मिट्टी मारिएगा, 3 गो आता है। तो 27 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 है, तो वह गोलीय दर्पण कैसा है। तो वह गोलीय दर्पण कैसा है, तो उत्तल है।
कैसा है, उत्तल है। आई होप दोस्तों कि आप इसे समझ चुके होंगे। 28 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 28 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, यानी कि प्रकाश की जो चाल है विभिन्न माध्यमों में कैसी होगी, तो इससे ही पता चल रहा है कि विभिन्न माध्यमों में बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न होती है। तो 29 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। तैलीय कागज होता है, यह भी क्वेश्चन मोस्ट भी आए दोस्तों, या भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पूछा ही जाता है, लेकिन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो तैलीय कागज होता है, तो तैलीय कागज क्या होता है, प्रकाश का कौन सा माध्यम होता है, तो यह हो जाएगा ए है पारदर्शक, बी है अपारदर्शक, सी है पारभाषक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पारभाषक। कौन होगा दोस्तों, तो पारभाषक। 30वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 30वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों। 30वां नंबर प्रश्न कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ए ऑप्शन है सीधा तथा एवं आवर्धित, बी ऑप्शन है उल्टा एवं आवर्धित, सी ऑप्शन है सीधा एवं हासित, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सदैव सीधा और हासित होता है। कैसा होता है, सीधा और हासित। 31 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो ए ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है आभासी, सी ऑप्शन है वास्तविक तथा आभासी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका बी आभासी, यानी कि उत्तल लेंस पे प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, इसे आपको याद रखना है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 32 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए जिससे प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार बने। यानी कि अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को आखिर रखे कहाँ कि जिससे कि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। यानी कि कंडीशन दे दिया है आपको, वस्तु को कहाँ रखना है यह निर्धारित करना है। तो ऑप्शन ए दिया है ध्रुव पर, बी है अनंत पर, सी है वक्रता केंद्र पर, डी है फोकस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वक्रता केंद्र पर। दोस्तों आपको याद रहे कि किसी भी बिंब का प्रतिबिंब जब समान आकार का बने तो उसे वक्रता केंद्र पे रखना होगा। किसी भी बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाना हो तो उसे ध्रुव और फोकस के बीच रखना होगा। कहाँ रखना होगा दोस्तों, ध्रुव और फोकस के बीच, जब बिंब का आवर्धित प्रतिबिंब बनाना हो। इसे आपको दोस्तों याद रखना है। और फोकस पे जब हम किसी बिंब को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा। आई होप दोस्तों कि आप 32 नंबर प्रश्न को समझ चुके होंगे। 33 नंबर प्रश्न की आते हैं। 33 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें कैसे गमनते हैं, जैसे ही चैप्टर हम चालू करते हैं दोस्तों तो प्रकाश की परिभाषा जानते हैं और इसके नीचे एक पॉइंट लेके दे के लिखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा सीधी रेखा में। आई होप दोस्तों आप समझ रहे होंगे। 34 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 34 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो संभवतः दर्पण है, यानी कि कंडीशन बता दिया है तो आपको बताना है कि संभवतः कौन सा दर्पण हो सकता है। ए ऑप्शन दिया है केवल समतल, बी दिया है केवल अवतल, सी दिया है केवल उत्तल, डी दिया है या तो समतल या उत्तल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों समतल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, या तो समतल या उत्तल, या तो समतल या उत्तल। देखिए दोस्तों आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ केवल समतल है केवल उत्तल है, तो केवल को हम नहीं मारेंगे, या तो समतल या उत्तल। आई होप दोस्तों आप समझ चुके होंगे।
35 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 35 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ए है वायु, बी है बर्फ, सी है कांच, डी है हीरा। यानी कि दोस्तों आप सभी को बताना है कि निम्न में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी अपवर्तनांक किसका अधिक होता है, यानी कि अपवर्तनांक किसका अधिक है। निम्न में दे दिया है माध्यम, आपको बताना है कि किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हीरा का। और दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कितना होता है दोस्तों? 2.42। इसे भी आपको याद रखना है, कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि 36 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो आप सभी को तो यह पता ही है, डी होगा निर्वात में। तो 37 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्न में से कौन होता है? यानी कि आगे किसी कार के जो आगे लगा रहता है, जिससे हम आगे देख पाते हैं कार के, अग्रदीप, उसको अग्रदीप कहा है। तो उसमें हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, इसको आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है समतल दर्पण, डी है समतल या उत्तल दर्पण। तो आपको दोस्तों बताना है कि अग्रदीप में जो होता है किस दर्पण का प्रयोग होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण में। और दोस्तों जब पूछे पश्चदीप, पश्चदीप यानी कि जिससे हम पीछे देखते हैं कि कौन गाड़ी आ रहा है जा रहा है, यानी पूछेगा किसी कार के पश्चदीप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों उत्तल दर्पण। जब अग्रदीप पूछे तो अवतल दर्पण, पश्चदीप पूछे तो उत्तल दर्पण। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। 38 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 38 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 38 नंबर प्रश्न, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। यानी कि दोस्तों हम एक सूत्र जानते थे P बराबर 1/f, P बराबर 1/f, यानी कि पावर बराबर 1/फोकस। यानी कि यहाँ पे दे दिया लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, यानी आपके पास पावर दे दिया P बराबर 1/f। यानी कि यदि हम इस P बराबर 1/f सूत्र में किसी पावर का मान रख दे या फोकस का मान रख दे, किसी एक का मान रख दे, तो एक का मान तो निकल ही जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्षमता पावर दे दिया है -2 डायोप्टर और इसकी फोकस दूरी पूछ रहा है, तो आप इसे निकाल लीजिएगा दोस्तों। बस यह गौर में रखिएगा दोस्तों कि फोकस दूरी जो होती है वह सदैव हम cm में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? तो cm में निकालते हैं। इसे आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 0.5 cm। क्या हो जाएगा दोस्तों? 0.5 cm। 39 नंबर प्रश्न आते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा जाता है, तो इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? यानी कि उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रख दिए तो पूछ रहा है कि उसकी प्रकृति कैसी होगी। तो ए ऑप्शन दिया है काल्पनिक, बी है वास्तविक, सी है वास्तविक तथा काल्पनिक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी नंबर वास्तविक। क्या हो जाएगा दोस्तों? वास्तविक। 40 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 40 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, 40 नंबर प्रश्न, कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। यानी कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा हमेशा धनात्मक। कैसा होता है? तो धनात्मक होता है। तो 41 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न का रहा है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए दोस्तों फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों उत्तल दर्पण।
42 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों का पश्चदीप दर्पणों के रूप में किया जाता है। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया था कि अग्रदीप पूछे तो अवतल दर्पण, पश्चदीप पूछे तो उत्तल दर्पण। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है समतल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल दर्पण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तल दर्पण। आई होप कि दोस्तों आप समझ रहे होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आप यह नहीं सोचिएगा कि कितना ऑब्जेक्टिव हो गया दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि मतलब इसी से आएगा। जब आपको पता ही है कि इसी से आएगा तो क्यों ना अधिक से अधिक पढ़ लिया जाए, क्योंकि अधिक से अधिक कहने का तात्पर्य है, जैसा कि मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो हम कितना भी पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट एक है। अब आज जैसे अभी 42 क्वेश्चन हो गया है, आप सोचेंगे 42 क्वेश्चन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है दोस्तों, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक ही है, बस कॉन्सेप्ट पे ये बैठा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट एक इतना लोग याद करेगा 42 को, उससे अच्छा लोग एक बार कॉन्सेप्ट को जब अपने माइंड में सेट कर लेगा तो उसका हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए आप दोस्तों कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। अब 43 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों 43 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है। 43 नंबर प्रश्न 43 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों आप सभी का कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार, नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। तो बिंब दूरी कभी, ए ऑप्शन दिया है धनात्मक, बी है कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, सी है ऋणात्मक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिंब दूरी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक हो सकती है, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आप सभी का कह रहा है 44 नंबर प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। यह क्वेश्चन भी VVI दोस्तों, आप इसे याद कर लीजिएगा। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? ए ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी ऑप्शन है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि मात्रक को भी आपको याद रखना है, मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे। 45 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, 45 नंबर प्रश्न कि पानी में डूबे हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा। दोस्तों यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आ सकता है 2025 के लिए, मैं यह क्वेश्चन सजेस्टेड कर रहा हूँ। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, यानी कि एक तरीके से तुलना करना है कि हमें कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है। तो ए ऑप्शन है अधिक होती है, बी है कम होती है, सी है अपरिवर्तित रहती है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कम होती है। कैसी होती है? तो कम होती है। आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 46 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, यानी कि उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है, तो क्या होगी? ए ऑप्शन है +10 cm, बी है -10 cm, सी है +100 cm, डी है -100 cm। तो इसका सही जवाब हो जाएगा +100 cm। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया कि फोकस दूरी सदैव cm में हम निकालते हैं। तो एक डायोप्टर जो है, यानी कि देखिए दोस्तों, जब आप डायोप्टर को व्यक्त करना चाहे तो आप उसे मीटर में कर सकते हैं, यानी कि देखिए एक डायोप्टर मतलब 1 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 cm। और दोस्तों लेंस की फोकस दूरी को हम जैसा कि मैंने बोला cm में निकालते हैं, तो यानी 1 मीटर बराबर 1 cm, तो एक डायोप्टर बराबर इसकी फोकस दूरी होगी 100 cm, यानी कि +100 cm।
तो आई होप कि 46 नंबर प्रश्न को आप समझ चुके होंगे दोस्तों। 47 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 47 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, 47 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या 32 cm। यानी कि बताना है कि निम्न में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 cm है। तो इसका सही जवाब आपका ए दिया है 8 cm, बी दिया है -8 cm, सी दिया है +16 cm, डी दिया है -16 cm। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों +16 cm। यानी कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे, ये सूत्र वाइज है। आप चाहे तो हमारे प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। 48 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 48 नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है दोस्तों, 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो इसे देखना है दोस्तों, अपसारी यानी कि किरणें फैल रही हैं, अभिसारी यानी किरणें एक बिंदु पे मिल रही है। तो कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो ए है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका अवतल लेंस। क्या होगा दोस्तों, अवतल लेंस। 49वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 49वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कि दोस्तों हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं दांत को दिखाने के लिए, तो वो हमारे दांत को किस दर्पण का प्रयोग करके देखते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आप सभी का बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन, अवतल दर्पण। यानी कि आपको याद रखना है दोस्तों कि दंत विशेषज्ञ जो होते हैं दांतों को देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो 50 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 50वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों हम। 50वां नंबर प्रश्न आप सभी का कह रहा है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी ए वास्तविक और उल्टा। 51 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। यानी कि दोस्तों यह देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है, आप इसे समझिए, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन का बहुत एडवांटेज होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। यानी दर्पण और बिंब के बीच की दूरी मापेंगे तभी होगा फोकस दूरी का निर्धारण। आई होप कि दोस्तों आप सभी को समझ आ चुका होगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन एवं परावर्तन को ख़त्म कर चुके हैं और इसके VVI ऑब्जेक्टिव को पढ़ चुके हैं। बस दोस्तों आप सभी को रिवीजन करने की ज़रूरत है। मैंने जो आपको पढ़ाया बस आप उसी का रिवीजन कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ इसी से आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे प्रश्न। इसलिए आप आत्मनिर्भर रहिए, स्वयं पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए, स्वयं अध्ययन कीजिए। क्योंकि दोस्तों सेल्फ स्टडी करने से क्या होता है, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, हमने सुना है। इसलिए आप सेल्फ स्टडी कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको भी ऐसे वीडियो मिलते रहे और आपके बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक आए और आप टॉपर और रैंकर बने। हमारा भी सपना है कि आप सभी हमारे चैनल से पढ़े और टॉपर और रैंकर बने, क्योंकि हम भी मेहनत करते हैं दोस्तों आप सभी के लिए ही। इसलिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। धन्यवाद।